लोग 67 बीपीएससी में जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ और आपको ये पता होना चाहिए कि 30 सितंबर की एग्ज़ाम होने के जस्ट एक दिन बाद आयोग के द्वारा ऑफिशियली आंसर की जारी किया गया और उस आंसर की में कुछ प्रश्न हैं जो विवादास्पद हैं, जो प्रश्न गलत हैं और गलत हो गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। कितने ऐसे प्रश्न हैं जिसका जो आंसर है वो गलत है, क्या सोर्सेस है, किस सोर्सेस के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि उस प्रश्न गलत है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और यह ऐसा प्रश्न है, एक दो प्रश्न नहीं, 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं, आपके आंसर में फेरबदल देखने को मिल सकता है। और जब इस प्रश्न में फेरबदल देखने को मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो मेरिट लिस्ट के अंदर में नहीं अभी आ रहे होंगे, वो आ सकते हैं, और जो आ रहे हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। तो आइए उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या सोर्सेस है, क्या होना चाहिए उन सभी बिंदुओं पे। तो ये जो 67 बीपीएससी का जस्ट एक दिन बाद, और आपको ये पता होना चाहिए बीपीएससी के इतिहास में ये पहला बार ऐसा हुआ कि इतनी तत्परता से आयोग के द्वारा क्या किया गया, काम किया गया। अभी तक तो ऐसा नहीं था कि एग्जाम हो और अगले दिन आंसर की जारी किया गया। तो ये बहुत इससे स्पष्ट संदेश पता चल रहा है, संदेश मिल रहा है कि जो आने वाला एग्जाम है बीपीएससी का, उस पर क्या हो जाएगा, सख्त अपने समय सीमा के अंदर बोल लिया जाएगा। तो जो भी है एक सेफ स्कोर में गए हुए हैं, 100+ में है, वो बिल्कुल मेंस का तैयारी कर सकते हैं। तो आइए उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि कितने प्रश्न ऐसे हैं जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न, आइए इस ग्रुप, ये जो बुकलेट सीरीज है वह बी है, जो बी होगा, और अन्य जो बुकलेट होंगे उनमें प्रश्न आपको अलग क्वेश्चन नंबर देखने को मिल सकता है। जैसे सीरीज बी का बुकलेट हम लोग लिए जिसमें क्वेश्चन नंबर 63, अगर आप क्वेश्चन नंबर 63 में पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है बहुभाषा में एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया, उसमें पहली बार किस भाषा, ऑप्शन में है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली। तो बहुत सारे हैं जो हिंदी मारे हैं और बहुत सारे उर्दू मारे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर की क्या होना चाहिए, और आयोग को इस पर स्पष्ट क्लेरिफिकेशन भी देना चाहिए कि क्या होना चाहिए, अन्यथा आप ऑप्शन ई जा सकता है या फिर डिलीट में भी जा सकता है। देखिए, एएनआई न्यूज का ये सोर्सेस है जिसमें यूनाइटेड नेशन, अगर आप एएनआई के अलावा आप डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन भी अगर आप खोलते हैं तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर स्पष्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, हमने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। जब आप खोलेंगे यूनाइटेड नेशन महासभा, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो उसमें लिखा हुआ है कि बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। पारित प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र को हिंदी भाषा सहित आधिकारिक और गैर आधिकारिक भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों का प्रसार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। संकल्प में पहली बार बांग्ला और उर्दू भाषा का भी उल्लेख किया गया, यानी पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी उल्लेख किया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो ई की तरफ बढ़ता हुआ है, अन्यथा आयोग को इस पर स्पष्टीकरण भी देना होगा, इस पर आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी के अलावा बांग्ला और उर्दू का भी क्या किया गया, उस संकल्प में पहली बार उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, 2 में कह रहा है, और पीडी में भी, अगर आप पीडी भी पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी ये आप लगभग आप मान लीजिए कि जून या जुलाई वाला पीडी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसमें उर्दू का उल्लेख किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार क्या किया गया, उर्दू भाषा का भी उल्लेख देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। ये G20 से है, अगर आपका सेट अलग होगा, बी के अलावा सी, डी या फिर ए होगा, तो उसमें आपको अलग प्रश्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि 2023 में जो G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है, तो वह जो है चुना गया है, वह किसको चुना गया है, दिल्ली को। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि हमने तो प्रश्न में जम्मू कश्मीर माना, दिल्ली कैसे होगा। तो अगर आप मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें सितंबर 13, 2022 को यह स्पष्ट दिया हुआ है। देखिए, उसमें जो अंडरलाइन 2 में अगर जैसे ही पढ़ेंगे, अंडर इट्स presidency, India is expected to host over 200 G20 meeting across the country beginning December 2020. The G20 leaders summit at the level of head of state and government is scheduled held 9 and 10 सितंबर 2013 इन न्यू दिल्ली, यानी कि वो न्यू दिल्ली में होने वाला है। तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं और इसमें आपको स्पष्ट है जो क्या होगा, आंसर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो आप 2 क्वेश्चन हम लोग देखें, कौन कौन देखें, एक देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 67। आप ये क्लेम कर सकते हैं, सोर्सेस ये डाल सकते हैं, और फिर आपको क्या होगा, आंसर में बदलाव देखने को मिलेगा। एक
अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 98 में। 98 में क्या करा, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 98 में करा निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। तो देखिए जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़े थे उसमें भी हम लोगों ने इस पर स्पष्ट चर्चा किया था। खासकर एक प्रश्न और आया था कि ये धर्म परिवर्तन को लेकर जो है ना, ऑप्शन 3 में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहला कह रहा है कि विलियम बेंटिक के समय में प्रारंभ किए गए सती प्रथा का उन्मूलन। यह बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय के प्रयास, आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद आता धर्म परिवर्तन का कारण के प्रावधान को हटाना। देखिए दास प्रथा पर अगर आप थोड़ा डिटेल जाएंगे तो दोस्त दास प्रथा इसमें भी क्या होगा कि 1833 ईस्वी में जरूर क्या किया गया, पूरे ब्रिटिश शासन में हटाया गया, लेकिन भारत ब्रिटिश शासन में ये नहीं किया गया, वह होता 1943 एलन बरो के शासनकाल में। चलिए दो के बाद 3 आते हैं। 3 में करा धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान। तो ये जो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, जिसमें एक प्रश्न भी आया था कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसके जो क्या हो गए, जो वंशानुगत जो संपत्ति होगा उसका अधिकार वो होगा कि नहीं होगा। तो उसमें स्पष्टीकरण दिया जाए कि होगा। तो ये क्या करा, धर्म परिवर्तन के कारण जो अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, यह क्या है, यह विलियम बेंटिक के समय में नहीं हुआ था, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 यानी 1850 का ये एक्ट आया था। तो ये क्या हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन सी 3 नंबर तो नहीं होगा। ऑप्शन 1 में करा 1 2 3 4, तो चलिए 3 भी इसमें संभावना नहीं। और ऑफिशियली जो जारी किया गया वह आंसर की क्या दिया गया, आयोग के द्वारा जो आंसर की दिया गया वह दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, केवल 3 और 4। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह 3 तो नहीं होगा, इसलिए यह ई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। और जिनका जो ई मारे हैं उनका संभावना क्या हो रहा है, वो ज़्यादा प्रबल यहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए इस पर स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा और यह जो आप इस पर क्लेम भी कर सकते हैं। सोर्सेस हम लोगों ने देखा, तो ये देखिए द कास्ट डिसेबिलिटी आप नेट पे भी डालेंगे, सर्च करेंगे, एनसीईआरटी बुक भी उठाएंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो धर्म परिवर्तन के कारण जो अयोग्यता के प्रावधान को हटाना है वो विलियम बेंटिक के शासनकाल में नहीं होगा। तो इससे स्पष्ट पता चल गया कि जो क्या किया गया, ऑफिशियली आंसर की जो जारी किया गया है उसमें क्या किया गया, उसमें सी को रखा गया। तो यह सी ना होकर क्या होगा, इसमें 3 जो ऑप्शन नंबर 3 में है, क्या है 3 में, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रभाव वो नहीं होगा। तो जितने भी वो ऑप्शन है वो रिमूव होने का चांस है, इसलिए सी नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं 98 के बाद आते हैं 37, वो 35 नहीं है 37 में। देखिए 37 में क्या है, थोड़ा सा इस पर जरूर चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने न्यूटन मारा है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा था कि इसका क्यों नहीं न्यूटन होगा। देखिए गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, यहाँ पूछ रहा है डिफाइन करने का। अगर आप इस प्रश्न को इंग्लिश में आप देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिफाइन किसने किया, ये फर्स्ट पर्सन। तो देखिए ऑप्शन में है टॉलमी, गैलीलियो, न्यूटन और केपलर। अगर आप थोड़ा सा हम लोग ऊपर चर्चा करते हैं कि देखिए पूरे ब्रह्मांड है जो वह सूर्य केंद्रित है, यह बताने वाले सबसे पहले निकोलस थे। उसके बाद पहली बार गैलीलियो ने दूरबीन बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। सभी लोग ने बताया और इनसे जब भी जैसे जो कोपरनिकस हो गया, सबसे पहले तो इसके बारे में जो बोला कि क्या है सूर्य आधारित केंद्रित पूरा ब्रह्मांड है, वो निकोलस बोलते हैं। फिर गैलीलियो दूरबीन उनके द्वारा बनाया जाता। सभी लोगों ने बताया कि ग्रह के चारों ओर घूमने का किस प्रकार सिस्टम है, ये सभी लोग बताएं, लेकिन यह स्पष्ट डिफाइन नहीं कर पाए कि गति क्या है, गति का किन किन कारकों पर प्रभाव पड़ता। परिभाषा मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइन उन्होंने किसने किया। तो सभी ने तो जरूर बात किया, निकोलस भी बात किए, गैलीलियो भी बात किए, जिसमें हम देखें उन्होंने दूरबीन बनाया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को वेल डिफाइन नहीं कर पाया कि गति क्या है। वो वेल डिफाइन कौन करते हैं, वो वेल डिफाइन करते हैं न्यूटन के द्वारा व्याख्या किया जाता है। उस वेल डिफाइन में उन्होंने स्पष्ट बताया कि गति के कारण क्या है, गति का परिणाम क्या हो सकता है, गति का प्रभाव क्या हो सकता है। तो इन सभी को जो डिफाइन किया गया वो न्यूटन के द्वारा किया गया। हालांकि ऑफिशियली जो आंसर की जारी किया गया आयोग के द्वारा उसमें गैलीलियो किया गया। हाँ, गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार जरूर किया गया, लेकिन गैलीलियो ने इस चीज़ को क्या किया, स्पष्ट जो है डिफाइन नहीं कर पाया कि गति का कारण परिणाम उसका क्या हो सकता है, वो न्यूटन ने किया। तो आप इस पर भी क्लेम कर सकते हैं, न्यूटन की तरफ जा सकते हैं। चलिए ये हो गया 37 के बाद आ जाइए 119 में। चलिए 119 पे हम लोग देखते हैं। 119 में कह रहा भारत बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। ये जो बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। इसका इंग्लिश में हम लोगों ने जो चर्चा किया है, क्योंकि इंग्लिश वाला
वाला भी ऑप्शन लिया है। द थीम ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी, देखिए पहले तो बात है नेशनल बायोडाइवर्सिटी कर कुछ नहीं है, उसका कोई थीम नहीं है। जो थीम है वह इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी है। तो ये प्रश्न तो क्या है, यहाँ पर जो नेशनल राष्ट्रीय जैव विविधता की बात की गई, तो राष्ट्रीय जैव विविधता का कोई भी थीम नहीं। और ये जो थीम दिया हुआ है बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑफ ऑल लाइफ, यह जो थीम है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी का। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यह क्या होगा, इस जो कथन का इसमें ऑप्शन नहीं होगा। अब फिर में बी 3 में जाते हैं। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन का रहा है जो आयोग के द्वारा इसमें जारी किया गया, ऑफिशियली आंसर की जो जारी किया गया वह ए दिया गया है, यानी 1 2 3। तो हमने देखा कि यह गलत है, क्योंकि बी नंबर जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी का जो थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, वह नहीं है। वह किसका है, उसका जो इंटरनेशनल, आप जैसे ही इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी डालेंगे तो आपको मंडे 22 मई 2022 को उसमें अपडेट दिखाएगा कि जो इसका थीम है किसका, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए यह तो गलत हो गया, तो इसलिए 2 नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा 119। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, जिस पे क्या होगा, स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा आयोग को, क्योंकि क्या है नेक्स्ट 93 में देखिए, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। देखिए रोमन साम्राज्य के जो व्यापारिक संबंध थे वो जो थे, देखिए इस पे क्या है, कुषाण और चेर दोनों के साथ था। अब व्यापारिक यानी कि ट्रेड रिलेशन, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ट्रेड रिलेशन जो लिखा हुआ है, वह जो चेर जो है, चेर के साथ जो था रोमन साम्राज्य, ट्रेड जो है अपने वो एम्बेसी को वहाँ सेटअप किया हुआ था। कहाँ, ये रोमन साम्राज्य में। और कुषाण जो थे वह इकोनॉमिक ट्रेड था उनके साथ। अगर आप यह देखेंगे तो इसका आंसर कुषाण की तरफ जाना चाहिए, अन्यथा ऑप्शन नंबर ई की तरफ ये बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ चेरों के साथ था। अगर बोल देता कि सबसे पहले फर्स्ट बोल देता फर्स्ट ट्रेड रिलेशन, तब वो चेर की तरफ बढ़ सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, सिर्फ पूछा है कि व्यापारिक संबंध किसके साथ थे, तो कुषाण के साथ भी इकोनॉमिक ट्रेड थे, यानी कुषाणों के साथ भी इनका व्यापार संबंध था, और चेर भी वहाँ पर एम्बेसी सेटअप किए हुए था। कहाँ, चुमसौना। तो ये ई की तरफ बढ़ता हुआ, अन्यथा पहले तो बी की प्रोबेबिलिटी है, अन्यथा ये ई की तरफ बढ़ता हुआ, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण देना होगा और आप ये क्लेम कर सकते हैं। 93 के बाद 94 में आइए। चलिए 94 में करा है, महिला शासक जिसका साम्राज्य दारुल उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। देखिए दारुल इस्लाम की चर्चा बहावी आंदोलन में भी हुआ है, वहाँ भी जो बहावी था वो दारुल इस्लाम भारत को बनाना चाह रहा था। तो दारुल इस्लाम का मतलब होता है लैंड ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का शासन। तो इसका मतलब अब कह रहा है कि कौन जाना जाता था, एक भाग माना जाता था क्या, दारुल इस्लाम। जो ऑफिशियली आंसर की जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसमें इल्तुतमिश की बात की गई है, तो यहाँ पर इल्तुतमिश नहीं होगा, बल्कि नसरुद्दीन भी होगा, बलबन भी होगा और इल्तुतमिश भी होगा। ये सभी हैं जो क्या करते थे, दारुल इस्लाम का एक भाग यानी मुस्लिम शासक। ये सभी जो है तीनों ऑप्शन इसके साथ में जाता है, किसके साथ, दारुल इस्लाम जो बनाना चाह रहे थे इन सभी का था। तो ये डी की तरफ। और अगर थोड़ा सा भी है कि अगर इस पर बढ़ेंगे तो ये क्या हो रहा है, इसमें आंसर आपको रिमूव करना पड़ेगा, वो ई की तरफ बढ़ता हुआ। अन्यथा क्या है, जो हम लोगों ने देखा कि नासिरुद्दीन, बलबन और इल्तुतमिश, इन तीनों का दारुल इस्लाम से क्या था, जाता है, श्रेय जाता है। इसलिए इसे इसका भी आंसर क्या होगा, चेंज होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो क्लेम 12 तारीख तक करने का है ऑप्शन। 140 में देखिए NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी उन्मूलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें लिखा हुआ है भारत 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखे के नीचे जीवन यापन करती है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए 33 यानी 33.33 प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया भारत 21.9% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो देखिए अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो ये जो हिंदुस्तान न्यूज़ है इंग्लिश का न्यूज़पेपर, उसमें एक बार एक टॉपिक इस पर आया था, इस पर चर्चा हुआ, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, मतलब बता रहे हैं वो सोर्सेस डायरेक्ट आपको न्यूज़पेपर वाला आ जाएगा, अन्यथा आप अन सोर्सेस से भी देख सकते हो। उसमें लिखा हुआ है प्रोवर्टी रेशियो इन द कंट्री डिक्लाइंड, वो घटा है, क्या हो चुका हुआ 21.9% हो गया। कब, 11-12 में, कब से 2004-05 यानी 37.2% से 21.9% हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो हम डी देख रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है कि भारत 21.9% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, तो ये सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा पैराग्राफ में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा उसी न्यूज़पेपर का इंग्लिश में, दिस वुड मीन दैट द पर्सन हुज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड 33.33 इन सिटीज 27 पॉइंट पर कैपिटा पर डे विलेज आर नॉट पुअर। यानी कहा गया है कि जो 27 रुपये 20 पैसा पर कैपिटा है जो विलेज में है
वो क्या कर रहे हैं, वो जो खर्च कर रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को परिभाषित किया गया क्या, गरीबी रेखा को, किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी उससे नीचे जो भी क्या कर रहे हैं खर्च नहीं कर रहे हैं वो गरीबी रेखा में आएगा, जो कर रहे हैं उसको परिभाषित किया गया। और शहरी क्षेत्र के लिए 33.33%। और ऑप्शन नंबर एक देखिए कि 33.35% गरीबी रेखा जीवन यापन कर रही थी। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत हो जाएगा। तो यह भी जो आयोग के द्वारा जो आंसर जारी किया गया इसमें भी क्या क्या गलत किया गया, वो आयोग के द्वारा जो जारी किया गया उसमें ई ऑप्शन को रख दिया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही है जो वह एक की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, प्रोबेबिलिटी एक की तरफ जा रहा है, आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी आंसर आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 138 में आइए, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग योजना, वही है मतलब ऊपर वाला है ना, 316 रुपये ग्रामीण के लिए जो खर्च होगा, उसके बाद 1000 रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए रखा गया था, उसी को प्रतिशत के रूप में दिखाया गया, वो हमको सोर्सेज भी बताया। अब देखिए ये तो पूरा बवंडर है, ये बड़ा गलती सबसे बड़ा कर सकते हैं कि 7 निश्चय योजना भाग 2 का हिस्सा नहीं है, तो वह हो जाएगा कौन है, इसमें हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक सर्वे के। जैसे ही पॉइंट नंबर 3 में जाएंगे तो उसमें ये जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है सभी के लिए बाईमार्ग, यह 7 निश्चय योजना का नहीं हिस्सा है। चर्चा कई बार हम लोग किए, युवा शक्ति, बिहार शक्ति है, सशक्त महिला, सक्षम महिला है, हर खेत में सिंचाई का पानी, ये है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है 7 निश्चय योजना 2 का वह क्या है, हिस्सा नहीं। तो यह भी आयोग के द्वारा जो आंसर जारी किया गया इसका गलत किया गया। तो यह एक की तरफ बढ़ता हुआ, जो ए मारे उनका बिल्कुल क्या है, प्रोबेबिलिटी है गेन करने का। नेक्स्ट 80 में देखिए, एक देखिए थोड़ा सा 80 में क्या क्वेश्चन डिस्प्यूट आ रहा है। हालांकि हमें लग रहा है कि सभी लोगों ने सही मारा, इसलिए इस पर क्लेम करना ही उचित नहीं है। भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं, इस पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो 15वें नहीं 16वें राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सही बात है, वो भारत के 16वें राष्ट्रपति थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो 15वें थे। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पीडी में भी अगर आप पढ़ रहे होंगे मंथली मैगजीन, तो उसमें भी इस चीज़ की चर्चा हुई है। जब इलेक्शन होने वाला था, इलेक्शन के बाद भी इन दोनों टॉपिक पर विशेष रूप से आया था। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज 15 जनवरी 2022 में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है सोर्सेज के रूप में, वो भी आप डाल सकते हैं 15 के उसमें 16वें राष्ट्रपति। तो हालांकि सभी लोग का सही है, तो इस पर क्लेम नहीं करें। नेक्स्ट देख लिए 40 में क्या है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण किसमें विभव परिवर्तन होता है, यह घटना को क्या कहते हैं। देखिए यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए कहा है कि संवाहक में तापक्रम परिवर्तन, यानी तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को जो ऑफिशियली जारी किया गया वो थॉमसन प्रभाव किया गया। क्या थॉमसन प्रभाव गलत है? नहीं, ये सही है। तो थॉमसन प्रभाव यह भी कहता है कि किसी तार के सिरों में जब तापांतर उत्पन्न करेंगे तो धारा प्रवाहित होता है। यानी कि मान लेते हैं ये वायर है, इसमें ताप में अंतर हुआ, इस ताप अंतर के कारण जैसे ही ताप में अंतर आया तो वहाँ पर क्या होगा, विभव होगा। विभव क्या था, जब एक इलेक्ट्रॉन को, एक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लाने में जो कार्य किया गया वो विभव कहला रहा था, तो विभव उत्पन्न हो रहा था। तो थॉमसन प्रभाव में भी तापांतर के कारण, सीबेक प्रभाव में भी हम लोगों ने स्पष्ट देखा था किस तरह से एक ठंडा और एक गर्म वस्तु में एक तार से कनेक्ट किए, जैसे जैसे वस्तु को गर्म कर रहे थे तो गर्म से ठंडा के इलेक्ट्रोड क्या कर रहा था, प्रभावित हो रहा था। तो सीबेक प्रभाव भी वही कहता है कि एक ताप युग्म से 2 संधियों को भिन्न भिन्न तापमान पर रखा जाए, एक गर्म और एक ठंडा पर रखा जाए। जैसे जैसे गर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बढ़ेगा, क्या हमेशा बढ़ता रहेगा? नहीं, एक समय के बाद फिर वो घटना स्टार्ट हो जाएगा अधिक गर्म करने पर। तो वो हम लोगों ने देखा था किस तरह से तापयुग्म के 2 संधियों को भिन्न भिन्न तापक्रम पर रखने पर तार से धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये भी ई की तरफ बढ़ता हुआ है। थॉमसन प्रभाव भी ये सही है और सीबेक प्रभाव भी वही चीज बता रहा है कि तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पेल्टियर तो होगा नहीं, क्योंकि पेल्टियर सीबेक का टोटल अपोजिट है, और जूल तो है नहीं, ये हीट का रिलेटेड है, इसलिए ई की तरफ बढ़ता हुआ। तो इस तरह से टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्न को देखा, तो प्रश्नों की बात करें तो हम लोगों ने 8 से 10 की चर्चा किए थे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा क्या, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94, क्वेश्चन नंबर 119 और क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन नंबर 40। यानी कहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 प्रश्न जो है जिसमें क्या हो सकता है, आपको ऑप्शन फेरबदल देखने को मिल सकता है। जब फिर से आंसर की एक बार फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा उसमें 8 प्रश्न तो ये हो गया। कुछ तो और भी चर्चा चल रहा है, जैसे एक एमएसएमई क्वेश्चन नंबर 141 जो एमएसएमई के बारे में लिखा हुआ है ग्रुप बी का सेट, उसमें भी किन्हीं लोग बहुत सारा कन्फ्यूज है। हालांकि हमें लग रहा है कि वो आयोग के द्वारा सही आंसर किया गया। तो आप देखेंगे कि जो एमएसएमई का जो परिभाषा किया गया माइक्रो का, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, उसमें क्या परिभाषा किया गया है कि जो मीडियम है 23 मई 2022 के अनुसार, हालांकि वो पहले का डाटा है 23 मई 2022 को, इसका परिभाषा चेंज किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो टर्नओवर होना चाहिए वार्षिक 5 करोड़ होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 141 ग्रुप बी का,
जिसमें पूछा गया सूक्ष्म उद्योग का आंशिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में तो 5 करोड़ से अधिक है, इसलिए एक रिमूव हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी पे जाता है और निवेश 1 करोड़ होना चाहिए। तो ये है क्या का, माइक्रो का है, तो मेरे अनुसार वो सही लग रहा है, उस पर क्लेम करने का हमें लग रहा है फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद और कौन सा प्रश्न है, हाँ एक प्रश्न तो ये भी चल रहा है जंग वाला जो है दिया हुआ, जिसमें जंग लगने के कारण वो बढ़ता ही जाएगा, तो मेरे अनुसार लग रहा है वो आयोग के द्वारा जो दिया गया वो सही है। और जैसे ही अगर कुछ और प्रश्न होगा, अगर हमें और लगेगा तो हम आपके साथ उस ऑथेंटिकेट सोर्स के साथ आपके सामने होंगे। तो ये इतना प्रश्न है जो आपको क्या कर सकता है, एक स्टूडेंट को मेरिट के अंदर भी ला सकता है और उसे बाहर भी कर सकता है। तो ये प्रश्न है जो इसके बदलने की प्रबल संभावना है, तो आप बने रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सोर्सेज के साथ हम आपके साथ मिलते हैं।